हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो जब भी हमको एक ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी होती है तो उसके अंदर हमारी पांच टाइप की इनकम्स इंक्लूडेड होती है, जिसमें से हमारा एक इनकम इंक्लूड होती है विच इज़ योर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्या? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है ये आपकी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने आपके और भी चैप्टर्स है। एज इसके अंदर एफर्ट्स थोड़े कम लगते हैं बट इट इज़ थोड़ा सा कह सकते हो टिपिकल है, थोड़ा छोटा चैप्टर है बट अच्छा चैप्टर है। तो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। तो कैसे आप हाउस प्रॉपर्टी की मदद से आप इनकम क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज इनकम ही नहीं, उसके ऊपर किस तरीके से आप टैक्स लगाओगे, किस किस के ऊपर टैक्स लगेगा, किसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको कुछ जो जनरल टर्म्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुछ जनरल टर्म्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है हमारे पास, जिसको हम GAV बोलते हैं, गाव, और मतलब प्यार से हम उसको गाव भी बोलते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की मतलब कि जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसकी कितनी ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है। ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका होता है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, एक होती है आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और एक होती है आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी खुद की सेल्फ होती है, जिसके ऊपर आपने खुद ने क्या होता है, जिसमें आपने खुद ने क्या होता है सेल्फ रह रहे होते हो, वो होती है। एंड लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आपने लेट आउट करी हुई होती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड लेट आउट प्रॉपर्टी, आई थिंक दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड। तो कभी कभार क्या होता है ना, आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है बट उसके ऊपर आप रहते नहीं हो, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? DLOP, विच इज़ योर डीम टू बी लेटर प्रॉपर्टी। अब देखो, आप तो अकेले और आपके 5 घर, अब आप 5 घर में थोड़ी ना रह सकते हो, तो एक घर को हम आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, बाकी अनदर घर को हम DLOP मान लेंगे। वैसे 2 को हम SOP मान के चलते हैं। ठीक है, तो इनकम ऑफ सबलेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट असेसेबल एज ए इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एज द पर्सन सबलेटिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, सो PGBP के अंदर भी आपका कभी कभार जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि हमेशा जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपकी उसमें कैलकुलेट होगी इस वाले उसमें, लेकिन आपकी PGBP में भी कैलकुलेट हो सकती है। कब कैलकुलेट होगी? वो जब आप उस प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस कर रहे हो। तो PGBP का तो एक सिंपल सा फंड है कि अगर आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो वहाँ से आपका बिजनेस चल रहा है तो वो आपके किसके अंदर आ जाती है? वो आपके PGBP के अंदर आ जाती है। अदरवाइज वो LOP में आएगी अगर आप उसके अंदर रह रहे हो या फिर आपने उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर द टैक्सेशन पर्पज से मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपके इसके अंदर आपकी लेट आउट होना चाहिए फॉर द एंटायर पीरियड के लिए। एंड हाउस प्रॉपर्टी होगा वो आपका लेट आउट हो सकता है एक पार्ट भी, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा घर है जैसे कि, तो आप नीचे वाले फ्लोर पे खुद रह रहे हो और ऊपर वाला प्रॉपर आपने लेट आउट कर रखा है, तो ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है। और अगर हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ अ वैकेंट फॉर द फुल ईयर, वैकेंट क्या होती है? वैकेंट होती है कि आपका जो है वो खाली पड़ी है ना, तो वैकेंसी भी हो सकती है, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनकम ऑफ एन हाउस प्रॉपर्टी निकालने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है? गाव निकालना पड़ता है, विच इज़ योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है। फिर उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना पड़ता है। जैसे आप म्यूनिसिपल टैक्स उसमें से माइनस करते हो तो आपके पास आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ जाती है? नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं नाव। ठीक है, NAV नाव। तो ये हमारा गाँव होता है, ये हमारा नाव होता है। फिर उसके अंदर से हम 2 डिडक्शन माइनस करते हैं विच इज़ योर अंडर द सेक्शन नंबर 24। तो पहला डिडक्शन होता है विच इज़ 30% ऑफ योर NAV, जो भी आपने यहाँ पे निकाला होता है उसका ही हम 30% लेते हैं और उसको यहाँ से डिडक्ट करते हैं
एंड सेकंड करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल क्या होता है कि अगर आपने मान लो कि कुछ बोरो किया है, ऑब्वियस सी बात है कि अपने अपने हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कुछ बोरो किया है, तो आप उसके अंदर कर सकते हो, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हो। तो ये आपकी सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती है, वेदर यू आर हाउस प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है या फिर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये सारी चीज़ें इसमें एप्लीकेबल होती है। बट ध्यान दीजिए, इन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर आपका इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं आती है सिवाय इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल तो आप देखो, अगर आप लोग घर खरीद रहे हो लोन पर और आप खुद रह रहे हो तो उसके लिए आपका ये खर्चा तो आएगा ना, आपका गाँव नहीं निकलेगा। अगर आप खुद रह रहे हो तो उसके ऊपर आपका रेंट कैसे निकलेगा, उसका म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं होगा। तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल लगता है, और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल इन द केस ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम या तो 30,000 लग सकता है या तो 2 लाख लग सकता है, या तो 30,000 लग सकता है या तो 2 लाख लग सकता है। इन दोनों में से कितना लगेगा, मैक्सिमम 30,000 या फिर 2 लाख। अब इसकी ना कुछ कंडीशंस होती है, वो हमको देखनी पड़ेगी कि किस कहाँ पे 30 लगेगा, कहाँ पे 2 लाख लगेगा। तो कुछ ऐसी 4-5 कंडीशंस होती है जहाँ पे आपका एप्लीकेबल होता है। लेकिन इन द केस ऑफ द लेटेड प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा कुछ भी कह लो कि कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है। विदाउट एनी लिमिट यू कैन डिडक्ट द इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल, ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ अब इसके अंदर हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज़ योर म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होता है, जो कि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो लगाती है, ठीक है। ये जैसे कि अगर वाटर टैक्स हो गया, सेवरेज टैक्स हो गया, एक लोकल अथॉरिटी जो होती है वो अप्लाइड करती है, जो कि आपको डिडक्ट करना पड़ता है फ्रॉम योर GAV। तो ये जो म्यूनिसिपल टैक्सेस होता है ना, ये इसके अंदर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी, इट शुड बी पेड बाय द ओनर ओनली। तो यहाँ पे अगर ओनर ने ही पेड करा होगा ना तब भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो अगर बोन बाय भी ओनर होना चाहिए एंड पेड बाय हिम ऑल्सो। तो प्रॉपर्टी जो होती है उसके ऊपर म्यूनिसिपल टैक्सेस पे पेड कौन करेगा, बाय ओनली एंड ओनर ही बाय मतलब करेगा। अगर आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर किसी भी अर्लियर ईयर से आपको दे रखा है, जैसे कि अगर आपका भी ये वाला साल चल रहा है लेकिन आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस इस साल का दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको भी लेके चल सकते हो आगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसका डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हो, आप उसको डिडक्शन, एक सेकेंड, म्यूनिसिपल टैक्सेस रिलेटिंग टू द अर्लियर प्रीवियस ईयर बट पेड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन ओनली इन द ईयर ऑफ द पेमेंट। तो देखो, अक्कर तो बेशक से आपके पीछे ईयर के अंदर हो गया था, लेकिन अगर आपने पेमेंट इस ईयर करी है तो जिस ईयर के अंदर आपने एक्चुअली में पेमेंट करी है, वेदर इट इज़ इन योर प्रीवियस ईयर और योर करंट ईयर, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, ये लोग कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने पेमेंट करी है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, और पेमेंट जोन से भी ईयर में करिए उसी ईयर में डिडक्शन मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें छोटी मोटी बातें जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कभी भी एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स मिल जाता है तो आप उसको अलाउड नहीं करोगे, नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। अगर आपको क्या मिल जाता है, एडवांस मिल जाता है, तो आप उसको नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन, तो आप उसको डिडक्शन नहीं करोगे इन द ईयर ऑफ द पेमेंट। बट जब आप उसको एक्चुअली में पेमेंट कर दोगे तब आप उसको वो अलाउेबल कर सकते हो, ठीक है। और NAV आपका नेगेटिव हो सकता है अगर आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड कर जाए आपका GAV से, तो इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है ये वाली, ठीक है। तो अब बात आती है हमारी GAV निकालने की। तो GAV निकालना इट वॉज अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क अगर आपने इसको अच्छे से समझा नहीं है तो। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए यू हैव टू बी नो अबाउट योर एक्सपेक्टेड रेंट। अगर आपने कोई घर लिया है ना, और उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया है तो उसका कितना एक्सपेक्टेड रेंट होगा, तो वो हमको निकालना है। लेट से कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो इस घर का लेट से 10,000 रुपये है। कितना है, 10,000 रुपये मैंने एज एन एक्सपेक्टेड किया है। फिर उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ ये देखनी पड़ेगी, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट हमें देखना पड़ेगा अंडर द सेक्शन नंबर 23(1)(a) के अंदर।
फिर अगर हमको ये निकल जाता है, फिर हमको दूसरी चीज़ देखनी है अंडर द सेक्शन नंबर 23(1)(b) के अंदर, विच इज़ योर एक्चुअल रेंट, कि आपका क्या एक्चुअल रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट था कि 10,000 तो मिलना ही चाहिए, बट एक्चुअल रेंट तो हमें कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 8,000 ही मिला। तो एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट ये समझ में आ गया। फिर आपको तीसरी चीज़ ये देखनी पड़ेगी, वेदर इट इज़ अ वैकेंसी तो नहीं है, कहीं वैकेंसी तो नहीं है। वैकेंसी क्या होता है कि अगर आपका जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। वैकेंट मतलब कि खाली पड़ा है, उसमें कोई रह नहीं रहा है, आपका ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये निकालना होता है। वैकेंसी अगर होती है तो हमें उसको एक्चुअल रेंट में से माइनस करना पड़ता है, तो फिर हमको आगे देखना पड़ता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, ये मैं बताती हूँ। तो पहले मैं एक्सपेक्टेड रेंट का आपको बता देती हूँ। तो एक्सपेक्टेड रेंट तो मेरे कभी कभार आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दे दिया होगा, बहुत ही कम चांसेस होंगे अगर आपको ऐसे ही दे दिया है तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना आना चाहिए। तो जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट आप कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेंट आप निकालोगे वाइल कैलकुलेटिंग द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। तो आपको सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यूएशन देखना पड़ेगा और फेयर रेंट देखना पड़ेगा। उसमें से जो भी क्या होगा, हायर होगा वो लोगे, और जो भी हायर अमाउंट आएगा वो, और आपका स्टैंडर्ड रेंट, एक सेकेंड इसको क्या बोलते हैं, फॉरगॉट, हाँ स्टैंडर्ड रेंट ही बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड रेंट जो होता है इन दोनों में से क्या लोगे आप, लोअर लोगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर कैसे दे दिया जाएगा, लेट मी जस्ट टेल यू कि आपको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन लेट से दे रखी है 20,000, ठीक है। कितनी दे रखी है, 20,000। और फेयर रेंट आपको दे रखा है 24,000, ठीक है। और आपको स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है लेट से नील, कुछ नहीं, ज़ीरो है। और एक्चुअल रेंट दे रखा है आपको 18,000। अब ये म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन होता है जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी एज्यूम करती है कि किसी भी प्रॉपर्टी की ये वैल्यू तो होनी ही चाहिए। फेयर रेंट होता है जो कि रेंट फेच होता है एक्चुअली में बाय द सिमिलर प्रॉपर्टी का, कि जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का क्या फेयर रेंट चल रहा है आजकल मार्केट में, लाइक दैट। स्टैंडर्ड रेंट होता है कि मैक्सिमम इतना रेंट तो पर्सन मतलब कैन रिकवर कर ले फ्रॉम अपने टेनेंट्स अकॉर्डिंग टू द रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, तो सबसे पहले इन दोनों में से विच एवर इज योर हायर, विच इज योर 24,000, सॉरी 24,000 है ये, मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दी, तो 24,000 हो गया। तो इन दोनों में से क्या मैंने लिया, हायर विच इज़ 24,000। अब 24,000 और स्टैंडर्ड, इसमें से विच एवर इज़ योर लोअर। तो देखिए इसमें से लोअर तो कुछ भी नहीं है, मतलब 24,000 और ये नील, तो इसमें से लोअर क्या, नील ही हुआ, मतलब कुछ भी नहीं, यानी नील हुआ हमारा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो कितना होगा, वो हमारा क्या होगा, नील होगा, क्योंकि इसके अंदर हमको स्टैंडर्ड रेंट और हमारे को ये लेना था फेयर रेंट विच एवर इज लोअर। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट इसका कुछ भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट इन्होंने मना कर दिया है। लेकिन इनकेस अगर मेरा स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे होता, लेट से 24,000 होता, या फिर कह लो कि 50,000 होता, तो अगर मेरे यहाँ पे 50,000 होता तो इसमें से विच एवर इज हायर लेती, और इसमें से विच एवर इज लोअर, तो लोअर होता तो मेरा कितना आता, मेरा फिर एक्सपेक्टेड रेंट निकलता विच इज़ माई FR, विच इज़ माई 24,000 रुपीज़। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी आ रही होगी कि अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में से विच एवर इज़ योर हायर लेना है, फिर हायर लेने के बाद जो भी आता है उसमें से विच एवर इज योर लोअर लेना है, उसको कंपेयर करना है किसके साथ, आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना गाव निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अपना गाव निकाल सकते हैं। ओके, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास ये हो चुका है, ये हमारा सबसे पहली कंडीशन थी, ये हमने निकाल दी है। दूसरी कंडीशन है हमको एक्चुअल रेंट देखने की। तो अगर लेट से कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट इस कंडीशन में 24,000 रुपये आया है और एक्चुअल रेंट मेरा 18,000 रुपये है, तो इसमें से क्या लेना चाहिए, देखो एक्चुअल रेंट 18,000 रुपये, लेकिन एक्सपेक्टेड कितना है, विच इज़ 24,000 रुपये। तो इसमें से हमको क्या लेना है, जो भी हमारा एक्चुअल रेंट आया है। इसके अंदर और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, वो मैं एज पर द सिचुएशन वाइज में आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या कंडीशंस है जो कि आपको फॉलो करने हैं वाइल कैलकुलेटिंग योर GAV। तो अभी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ड्राफ्ट करती हूँ और आप मुझे उसमें से बताना है कि इसमें से मेरा GAV क्या होगा, ठीक है। वैसे इन दोनों में से हम
जब भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट होता है इसमें से हम दोनों में से हायर लेते हैं। अब मैं हायर क्यों बोल रही हूँ, देखो एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है मुझे 24,000 रुपये मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझे मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली वो मुझे 18,000 में मिल रहा है। तो हमेशा गवर्नमेंट मतलब ऐसा लो बोलता है कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब विच एवर द हाई रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा वैल्यू लेनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा टैक्स पे कर सकें। तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट वाली लेते हैं। आई थिंक इसलिए आप मान लो कि आपको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है इज योर 36,000, आपका फेयर रेंट दे रखा है 40,000 and your standard rent is your 50,000 or your actual rent is your 48,000 rupees। तो देखो उसमें से मुझे पता होगा कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, मुझे पता है कि मेरा म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और एफआर में से विच एवर इज योर हायर होता है, तो 40,000 हायर हो गया और एसआर से कंपेयर करूंगी तो विच एवर इज योर लोअर होगा। तो इनमें से लोअर कौन सा है, मेरा 40,000 क्या है, लोअर है, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में मुझे मिला कितना है, मुझे तो 48,000 मिल गया। तो इसके अंदर मेरा गाव क्या होगा, मेरा गाव होगा विच एवर इज माई हायर, इनमें से इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो मेरा क्या होगा, गाव होगा, विच इज़ माई 48,000 रुपीज़। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप 45,000 लेट से ये है, 50,000 लेट से ये है, इसको हम 48,000 ले लेते हैं और इसको हम 42,000 ले लेते हैं। अब इसमें से आपका क्या आंसर होगा, आप मुझे इन द कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि इसके अंदर आपका जो GAV होगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। वैसे इसका आंसर GAV का आएगा। आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। तो इसमें से पहले हम क्या लेंगे, विच एवर इज योर हायर, हायर क्या है 50,000, और फिर इसमें से लोअर, लोअर क्या है 48,000, फिर इन दोनों में से वापस से क्या देखना पड़ेगा, हायर, हायर क्या है 48,000। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 48,000। मतलब आपकी कैलकुलेशन इतनी सही होनी चाहिए ना कि आप विदाउट डूइंग लाइक कि ये इसमें से बड़ा है इसमें से, ऐसे नहीं, सीधा डायरेक्टली बता दो कि कितना गाव होगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। अब आई थिंक आपको गाव निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा कि गाव किस तरीके से निकाला जाता है, बट अभी भी हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। गाव निकालने के लिए भी और भी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी वाइल कैलकुलेटिंग गाव। ठीक है। ओके, सो जो कभी कभार क्या होता है ना कि हमको गाव निकालने के लिए एज आई सेड कि हमको दो चीज़ें चाहिए होती है, विच इज़ माई एक्सपेक्टेड रेंट और माई एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ योर हायर। तो कभी कभार क्या होता है ना, इस एक्चुअल रेंट के अंदर आपको वैकेंसी हो जाती है, क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाता है। अभी वैकेंट होने की वजह से जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है। तो वो ना गलती हमारी नहीं होती उसके अंदर, वो गलती इसलिए होती है क्योंकि वो वैकेंट रहा, वो प्रॉपर्टी खाली रही, तो मैं वहाँ पे कैसे रेंट मान लूँ फिर। तो इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, जब भी वैकेंट हो जाए, आपका जो प्रॉपर्टी है वो वैकेंट हो जाए, तो आपको क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। तो वैकेंसी आप ऐसे ही नहीं क्लेम कर सकते हो कि हाँ भी वैकेंसी हो गई है, वैकेंसी हो गई है। कुछ चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। वैकेंट क्या होता है, वैकेंट मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, वहाँ पे कोई किराएदार नहीं आ रहा, वहाँ पे रेंट पे चढ़ ही नहीं पा रहा, तो हमको या तो वो रेंट पे चढ़ ही नहीं पा रहा है या फिर हम रेंट रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो वैकेंट हो सकता है या फिर आपका रेंट जो होता है वो अनरियलाइज्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, अनरियलाइज्ड रेंट भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब कि जहाँ पे आप रेंट जो है इज़ नॉट पेड बाय द टेनेंट एंड नॉट रियलाइज बाय द ऑनर, मतलब ऑनर जो है वो रेंट ले ही नहीं पा रहा है, जो बंदा रह के भाग चुका है। मतलब कि कोई मेरे घर में रहा, वो रेंट देने के नाम पे भाग गया कहीं पे, और मैंने बहुत कोशिश कर ली यार, लेकिन उससे मैं रेंट ही रियलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो एक अनरियलाइज रेंट होगा। वैकेंट कब रहेगा, जब वो एक्चुअली में किराए पे चढ़ा ही नहीं था। तो यहाँ पे मुझे कुछ एज पर द सेक्शन नंबर 23(1) के हिसाब से मुझे कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, वाइल देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में अनरियलाइज्ड है या नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका टेनेंसी है वो है क्या है, आपका बोनाफाइड होना चाहिए, आपने वैकेंट करना चाहिए प्रॉपर्टी को, ठीक है, और एक्सेस करना चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए कि आप उसे कैसे तो भी रिकवर कर सके अपना रेंट।
क्योंकि वैकेंसी हो जाने से फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। और भी रीजनेबल स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे ताकि आप अपने अनरियलाइज रेंट को क्या कर लो, रियलाइज़ कर लो। अभी एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट और जो भी आपका एक्चुअल रेंट है इसमें से क्या लेना है आपने, विच एवर इज हायर इज योर क्या होता है और गाव होता है। बट इन केस अगर आपका अनरियलाइज रेंट है या फिर आप वैकेंट पे चढ़ गए हो तो उस केस के अंदर ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं होता। उसके अंदर आप ER और AR नहीं, इनमें से विच एवर हायर एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसके अंदर दूसरा मेथड, सेकंड मेथड जो होता है वो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, विच इज़ क्या, देखो क्या मेथड है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से एक बार अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आपने इसको फ्लो में एक बार ही समझ लिया ना तो यू विल गेट इजी, ठीक है, वाइल डूइंग द क्वेश्चंस। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वैकेंसी या फिर अनरियलाइज रेंट की आने वाले हैं, ये इजी पीजी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो देखो कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना एकदम बहुत अच्छे से कि आपका एक्चुअल रेंट जो है वो आया लेट से 50,000 रुपये का। कितना का आया, 50,000 रुपये का मेरा आया। अब ड्यू टू द वैकेंसी की वजह से, ड्यू टू द अनरियलाइज रेंट की वजह से मैं नहीं रियलाइज़ कर पाई, मेरे पास नहीं आया, वो रेंट पे नहीं चढ़ा, जिसकी वजह से मुझे या फिर कह लो कि अनरियलाइज रेंट हो गया, या फिर मेरा कुछ महीने के लिए वो घर जो है वो रेंट पे नहीं चढ़ा, विच इज़ वैकेंट रहा, जिसकी वजह से मुझे 10,000 से कम मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ। मतलब मिलना तो मुझे 50,000 चाहिए था, बट क्योंकि वैकेंसी की वजह से 10,000 रुपये नहीं मिला तो मतलब मुझे मिला कितना, 40,000 मिला। ओके तो अभी 50,000 पे ये था मेरे पास और अनरियलाइज रेंट कितना था, 10,000 था। तो उसमें से मेरा 40,000 पे मुझे मिला एक्चुअली में। और मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट था लेट से विच एवर इज है ना, लेट से 80,000 है, ठीक है। ओके सो अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 80,000 है, एक्चुअल रेंट 50,000 पे, अनरियलाइज रेंट 10,000 तो 40,000 पे हो गया। तो इसमें से मुझे क्या लेना पड़ेगा, विच एवर इज योर हायर लेना पड़ेगा। देखिए अगर मेरा रेंट, वो बोलना है, वो ऐसे कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारा रेंट वैकेंट भी ना होता तो तुमको 50,000 पे मिलते, जो कि फिर भी इससे कम है, तो हम क्या करें, इसके अंदर हमारी दिक्कत नहीं है। ये ऐसा लो वाले बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा वैकेंसी हुई, चलो मान लिया कि तुम्हारी वैकेंसी हुई है तो तुमको 40,000 रुपये मिल रहा है, तो अगर वैकेंसी ना होती तो फिर भी तो तुमको 50,000 रुपये मिल रहा था, विच इज़ लोअर देन योर एक्सपेक्टेड रेंट। तो उस केस के अंदर तो आपका यही वाला एप्लीकेबल होगा, विच इज़ योर फर्स्ट मेथड की नहीं हुई, हमको एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज योर हायर लेना पड़ेगा। लेकिन इन केस अनरियलाइज्ड रेंट की वजह से मैं वो टारगेट को अचीव कर लेती, मान लो कि मुझे एक्चुअल रेंट कितना आ रहा था, 90,000 हो रहा था, कितना हो रहा था, 90,000 हो रहा था, लेकिन ड्यू टू द वैकेंसी की वजह से मेरे लेट से वैकेंसी की वजह से मेरे 20,000 रुपये का वैकेंसी हो गया। ड्यू टू द वैकेंसी की वजह से मैं कम आई हूँ, मतलब कि मेरा वैकेंसी की वजह से 70,000 रुपये आया है। वैसे तो मेरा 80,000 से ऊपर आ रहा था एक्चुअल रेंट, आई नो, लेकिन ड्यू टू द वैकेंसी की वजह से मेरा कितना आ गया, 70,000 आया है। इसके अंदर अब मेरी गलती नहीं है, अब इसके अंदर आप हायर वाला नहीं लोगे, इसके अंदर आप क्या लोगे, लोअर वाला लोगे। तो इसके अंदर क्या लोगे आप, 70,000 रुपये आपका गाव होगा, इसके अंदर आपका 80,000 रुपये गाव नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल क्रिएट करती हूँ, इससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो मैं आपके लिए क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि आपका FR आपको दे रखा है 9,000 रुपये, आपका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है 10,000 रुपये, योर स्टैंडर्ड रेंट वुड बी 12,000 एंड योर रेंट एक्चुअली में यू हैव रिसीव्ड, कह सकते हो आपको रिसीव हुआ है 7,000 रुपये का। और आपकी जो वैकेंसी है ना वो रही है आपकी 1 महीने की,
कह रही है 1 महीने की। अब मुझे आप बता दो कि इसके अंदर क्या एक्सपेक्टेड रेंट मैं कर सकती हूँ। इसमें से विच एवर इज माई हायर, इसमें से विच एवर इज माई लोअर विच इज़ 10,000 रुपये। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या है मेरा 1 महीने का विच इज़ 10,000 रुपये। लेकिन एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ है मैडम? एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है 7,000 रुपये, और जिसमें से 1 महीने की वैकेंसी अलग है ना। मुझे रिसीव हुआ है 7,000 रुपये, लेकिन मुझे इसमें से 1 महीने की वैकेंसी अलग है। तो पहले तो मैं इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे साल का देखना है। तो अगर मैं पूरे साल का लेके चलूँ तो मेरा यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ द जो भी मैंने निकाला है, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होना चाहिए 1,20,000 रुपये का, एंड माई एक्चुअल रेंट वुड बी एक सेकेंड 84,000। ठीक है, तो मेरा एक्चुअल रेंट हो जाएगा मेरा 1,20,000 का, और एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 1,20,000 रुपये का, और एक्चुअल रेंट हो जाएगा 84,000 रुपये का। अगर कोई बंदा जो नहीं पढ़ के गया वैकेंसी, तो वो यहीं पर ही कर देगा कि विच एवर इज योर हायर विच इज़ योर 1,20,000 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, गाँव हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसके अंदर एक चीज़ अप्लीकेबल करनी पड़ेगी विच इज़ योर वैकेंसी का। अब इसमें इन्होंने बोला कि इनको वैकेंसी हुई है कि कितने की, 1 महीने की वैकेंसी हुई है, और 1 महीने का रेंट जो था वो मेरा था 7,000 रुपये। कितने का था? 7,000 रुपये। तो देखो मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगी, अपना 7,000 रुपीज़ माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा ये 77,000 रुपीज़। तो मतलब कि मेरे को एक्चुअली में 77,000 रिसीव हुआ है। तो मैंने इसमें से सोचा कि अगर मेरी वैकेंसी ना होती तो मुझे 84,000 मिलता, जो कि फिर भी मेरे एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। तो मैं क्या करूँ, ये तो फिर से वापस से कम ही आ रहा है ना, तो मतलब इसमें से मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों में से हायर वाली लेनी पड़ेगी। इन केस अगर मेरा ये वैल्यू जो है वो, ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से बड़ी आती बिफोर वैकेंसी, तो मैं क्या लेती, लोअर लेती। लेकिन इस केस के अंदर मुझे क्या लेना पड़ेगा, हायर लेना पड़ेगा। इसके अंदर मेन मुद्दा ये है, ये देखने का कि एक्चुअली में आपने कितना रेंट अकर किया है और कितना एक्सपेक्टेड रेंट है विच एवर इज हायर। तो मतलब इसके अंदर जो मेरा पहले वाला मेथड था वो यूज होगा, विच एवर इज माई हायर। क्या है इन दोनों में से हायर, विच इज 1,20,000 रुपये। तो मेरे इसके अंदर गाफ क्या होगा, मेरा 1,20,000 रुपये क्या होगा, गाफ होगा। लेट मी हैव वन अनदर क्वेश्चन जहाँ पे आप ये वाली चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे। लेट से कि मेरा FR है 16,000 रुपये, और 18,000 है मेरे पास MV, और स्टैंडर्ड रेंट है लेट से, दीज ऑल द आइटम्स पर मंथ के हिसाब से है, और 16,500 जो है इट इज़ योर रेंट, एंड वैकेंसी हुई है लेट से इसके अंदर आपकी 2 महीने की आपकी क्या हुई है, इसके अंदर वैकेंसी हुई है। तो अब आप बताइए आप इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट विच इज़ माई बोथ, इनमें से हायर और इसमें से लोअर। तो हायर क्या है 18, लोअर क्या है 16,000 क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। नाउ अब क्या देखना है मुझे, एक्चुअली में रेंट कितना रिसीव हुआ। देखो 16,500 को रिसीव हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ किससे, 12 से। किससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो अगर मैं 16,000 को 12 से गुना करूँगी तो मेरा कितना आएगा, एक सेकेंड में अपना कैलकुलेटर ले आती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके सो अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ विच इज़ 16,000 इंटू 12, तो मेरा कितना आ रहा है 192,000। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 192,000, और मैं 16,500 को इंटू 12 करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 198,000। देखो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला है, FR और MV में से विच एवर इज योर हायर। कौन सा था हायर, 18,000 रुपये, और जो भी हमारा स्टैंडर्ड रेंट है उससे हम कंपेयर करेंगे 18,000 16,000 स्टैंडर्ड रेंट है विच एवर इज योर लोअर विच इज योर 16,000। तो 16,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास आ जाएगा, एक बार फिर से मैं रिकैलकुलेट कर लेती हूँ, 192,000 रुपीज़। और एक्चुअल रेंट जो हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है आपको, 16,500 का हुआ है,
जो कि अगर मैं पूरे 12 महीने के हिसाब से लगाऊँ विच इज़ 198,000 रुपीज़। अब इसमें से मुझे वैकेंसी कितने महीने की हुई है, 2 महीने की। तो अल्टीमेटली मुझे 16,500 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 महीने से, क्योंकि मुझे 2 महीने का रेंट नहीं रिसीव हुआ। तो देखो 16,500 मल्टीप्लाई बाय मैं 2 करूँगी तो मेरा आ जाएगा 33,000। तो अगर मैं 33,000 से यहाँ से इसको लेस कर देते हैं, सो आवर आंसर इज़ योर 165,000 रुपीज़। तो मतलब कि मुझे 198,000 में से मैंने वैकेंसी लेस करी तो मेरा कितना आ गया, 165,000 हो गया। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा हायर है। ऑब्वियसली मुझे 192,000 लग रहा है, बट ध्यान से एक चीज़ देखो, वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा बिना वैकेंसी के होता, अगर मेरी वैकेंसी ना होती तो मुझे रेंट इतना मिलता विच इज़ 198,000, जो कि ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, एक्सपेक्टेड रेंट से। तो मैं तो ये बोलूँगी कि देखो मैंने रिकवरी तो 198,000 की करी थी, जो कि तुम्हारे एक्सपेक्टेड रेंट से भी ज़्यादा थी, बट ड्यू टू द वैकेंसी के चक्कर में मैं इससे नीचे आ गई। तो मेरी गलती तो नहीं है ना, मैंने तो रिकवर करने की पूरी कोशिश करी थी, बट वैकेंसी की वजह से कम हो गया। तो इस केस के अंदर योर गाफ इज़ 198,000 नक्को। मतलब कि आपका इसके अंदर से क्या लेना पड़ेगा, विच एवर इज़ योर लोअर, मतलब जो आपका ये आया है और ये आया है, इसमें से क्या लेना पड़ेगा, लोअर। बोल रहे हैं कि 198,000 हमने रिकवर कर लिया था, बट ड्यू टू द वैकेंसी इसलिए मैं कम चली गई, वरना तो होता वही। तो हम क्या लेंगे इनमें से, विच एवर इज़ योर लोअर। तो हमारा 165,000 होगा, वो क्या होगा, हमारा गाव होगा। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, और ये बहुत ही सही तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। येस, एंड अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर वैकेंसी की वजह से होता है कुछ भी तो इनमें से विच एवर इज़ योर लोअर लेते हैं, और अगर वैकेंसी नहीं है तो विच एवर इसमें से हायर लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है आज के लिए। आप इतना अच्छे से समझो इसको, एंड आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।